आज हम लोग चालू करेंगे लेसन नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब इसमें ये सब चीज़ें से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, टॉपिक में जाएंगे। शॉर्ट में पढ़ना है ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और आपका रिवीजन भी हो जाए। मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर अगर आएगा योगेश तो 3 उसके क्वेश्चन बनेंगे। प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट बन सकता, या फिर प्रोविजन एज पर डिबेंचर रूल्स 2014 बन सकता, या फिर प्रोविजन एज पर सेबी बन सकता। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे चेक करते हैं अपन लोग, लास्ट में जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है ये, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। किसका पूछा है लॉन्ग आंसर में? प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 का पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मैंने बता दी ना, प्रोविजन 3 लोगों ने दिया है। किन किन लोगों ने दिया प्रोविजन? कंपनी एक्ट ने भी दिया है, रूल 2014 ने भी दिया है, और सेबी रेगुलेशन भी है। ठीक है, तो हम लोग लाइन से देखेंगे। कंपनी एक्ट ने कितने प्रोविजंस दिया है? 1 से लेकर 6 तो इस पेज में है, और बाकी के जो है इस पेज में है। टोटल कितने प्रोविजंस दिया कंपनी एक्ट ने? 9। रूल 2014 ने कितने प्रोविजंस दिया है? 4। सेबी ने भी कितने दिया है? 4। फटाफट शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ना, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनी 2013। तो पहला लिखा है नो वोटिंग राइट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे वापस। प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनी 2013। फर्स्ट क्या लिखा है? नो वोटिंग राइट, मतलब कि जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उनको कभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। दे हैव नो वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर कैन एंड आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वो कौन है? क्रेडिटर्स। एंड डू नॉट एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट। फर्स्ट समझ में आया? सेकेंड प्रोविजन क्या है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कौन कौन सा टाइप की इशू कर सकती है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल, या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, ये जो है जितने भी डिबेंचर्स, ऑल डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल इन नेचर। पॉइंट 1 में क्या लिखोगे? नो वोटिंग राइट बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। पॉइंट 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इसमें क्या लिखोगे? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुल्ली पार्टली कन्वर्टिबल या फिर नॉन कन्वर्टिबल। एंड ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, इसका मतलब क्या कि कंपनी कितना रिडम्पशन में कितना देगी और इंटरेस्ट कितना क्या देगी, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ इशू पे डिसाइड कर ली जाती है। ऐसा नहीं होगा कि इशू पहले जाएगा और बाद में टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो सारी बातें कब बताई जाएंगी? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द शेयर, कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या इंटरवल है, रिडीमेबल कम शेयर डिबेंचर जो रिडीम होगा उसका पैसा कितने साल बाद मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें एडवांस में डिसाइड कर ली जाती है। कब? एट द टाइम ऑफ देयर इशू। क्लियर? डिबेंचर सर्टिफिकेट, इसका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और इसकी केस स्टडी भी बनने वाली है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिल जाना चाहिए। क्लियरली लिखा हुआ है कि विद इन द 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। कितने दिनों में मिलना चाहिए? जिस दिन डिबेंचर अलॉट हो गया उसके 6 महीने के अंदर डिबेंचर होल्डर्स को उनका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा। नेक्स्ट इज क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसमें क्या लिखोगे आप लोग कि कंपनी को क्या करना है ना, कि हर साल DRR बनाना है। DRR मतलब ये D, ये वाला R और ये वाला R, DRR। कंपनी को क्या बनाना है? हर साल क्या बनाना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऐसा कौन बोल रहा है? कंपनी एक्ट 2013 बोल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हर साल अगर रिजर्व बनाएंगे तो जब जैसे मान लो 10 साल के बाद रिडीम करना है और आपने हर साल थोड़ा थोड़ा रिजर्व में पैसा डालते गए, तो ये पूरा पैसा उठा के 10वें साल आप इसको दे सकते हो। यस नो? कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्या? नहीं। इसलिए क्या बोला गया है कि रूल 2013 क्या बोल रहा है कि हर साल क्या बनाना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनी विल कीप अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट असाइड, अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहाँ पे हमेशा डिपॉजिट करते जाना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। नेक्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। हाँ, ये भी एक बनेगा क्वेश्चन, 2 नंबर का भी बन सकता है। इसकी केस स्टडीज भी बनी हुई है और ऑब्जेक्टिव बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कंपनी क्या कर रही है, 500 से ऊपर लोगों को इन्वाइट कर रही है डिबेंचर्स के लिए। कितने लोगों को? या तो पब्लिक को या फिर मेंबर को, लेकिन कितने होना चाहिए? 500 के ऊपर। तो उसको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। कब अपॉइंट करना पड़ेगा? 500 से ज़्यादा रहेंगे जब। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्या करता है वो? प्रोटेक्ट। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर।
ठीक है। और उस समय उन लोगों ना एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उस एग्रीमेंट का नाम रहता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या नाम रहता है? उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। अगर मान लो कंपनी कोई प्रकार का डिफॉल्ट कर रही है, क्या कर रही है कंपनी, किसी प्रकार क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी कहाँ जाएगा? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? एनसीएलटी जाएगा। कौन जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी। वो अपनी डिबेंचर होल्डर की शिकायतों को लेकर कहाँ चल जाएगा? एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी क्या करेगा? इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ रोक टोक लगा देगा कंपनी के ऊपर। किस प्रकार की? कि आप दूसरा डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, टाइम पे पैसा लौटाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, यस नो। और उसके बाद भी अगर उसने बात नहीं मानी कंपनी ने, तो उसके लिए फिर क्या है? पनिशमेंट है। क्या है? और पनिशमेंट क्या है? या तो इम्प्रिजनमेंट है, या फिर फाइन है, या फिर बोथ है। क्लियर? तो हमने अभी क्या देखा? कंपनी एक्ट 2013 के क्या देखे? प्रोविजंस। पहला क्या है? फटाफट बोलो, पहला क्या है? नो वोटिंग, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स क्या रहते हैं? क्रेडिटर्स, उनको वोटिंग राइट नहीं। सेकंड क्या? टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कौन कौन से टाइप के? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली और फुल्ली कन्वर्टिबल, या फिर नॉन कन्वर्टिबल। एंड ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन, इट इज ऑल डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ देयर इशू। डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ। क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, है ना। हर साल क्या बनाना है? आउट ऑफ द प्रॉफिट हर साल क्या करना है? एक फिक्स पोर्शन कहाँ पे ट्रांसफर करना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फिर अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कितने मेंबर होने पर? 500 से ज़्यादा होने पर क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी, ताकि वो क्या कर सके? उनके हितों को प्रोटेक्ट कर सके। और वो लोग क्या उस समय क्या बनाएंगे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बनाएंगे रे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट क्या? डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। अब डिबेंचर ट्रस्टी के पास क्या पावर है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो कहाँ जाएगा? वो एनसीएलटी जाएगा। और एनसीएलटी क्या करेगा? फिर इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, है ना, उनके ऊपर कुछ रोक टोक लगा देगा। डिपॉजिट ये टाइम पे तो बोलेगा, लोगों से पैसा कलेक्ट मत करो बोलेगा, पहले पुराने लोगों को पहले पैसा लौटाओ, फिर दूसरा पैसा जमा करो। इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। और फिर पनिशमेंट देगा, अगर फिर भी बात नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट में क्या मिलेगी? फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर बोथ। अब हम लोग क्या देखेंगे अभी? नेक्स्ट क्या था? कंपनी, ये वाला वापस इसी पेज में जाएंगे, हम देखेंगे प्रोविजन एज पर रूल 2014। इसने कितने रूल दिया है? 4। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, क्रिएट चार्ज और अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी और क्रिएट डीआर। मतलब देखो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 तो कॉमन है ना। डिबेंचर ट्रस्टी तो इसमें भी था, देखो ये वाला डिबेंचर ट्रस्टी इसमें भी था, यस नो। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये वाला भी इसमें भी था। इन्हें 3 और 4 तो कॉमन पॉइंट्स है। तो अभी सिर्फ कितने समझाऊंगी मैं? 2। टेन्योर और क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। टेन्योर मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। क्या होता है? ठीक है, तो कितने समय के लिए इशू कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना है? 10 ईयर। टेन्योर मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। कितने समय के लिए डिबेंचर इशू करेंगे? 10। तो ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन द 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कुछ कंपनी हैं जैसे कि आरबीआई है, जिनको परमिशन देके रखी है, वो 10 साल से लेके 30 साल तक के भी इशू कर सकते हैं। और वो कंपनी कौन कौन सी है? आरबीआई हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, जिनको परमिशन देके रखी सरकार ने, बस वो। लेकिन नॉर्मली कितने साल हो सकता है उनका? मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो उनका सिक्योर डिबेंचर का टेन्योर कितना है? 10 ईयर। और एक नंबर के लिए बनेगा कि सिक्योर डिबेंचर का टेन्योर कितना है? 10 ईयर। नंबर 2, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। कभी कभी क्या होता है जब सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं ना, कैसा डिबेंचर? सिक्योर्ड। तो उसमें क्या होता है कि मान लो अपन लोग ये, और ये कौन है? सी से कंपनी है, और ये कौन है? पी से पब्लिक है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से डिबेंचर का पैसा उठाती है ना। तो कंपनी अपने कुछ फिजिकल एसेट्स को ना चार्ज पे रख देती है। चार्ज मतलब इनको गिरवी रख देती है। किसके पास में? ट्रस्टी के पास में बोल सकते हैं, है ना। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। अगर मान लो कंपनी ने डिफॉल्ट करी तो ट्रस्टी क्या करेगा? इनके एसेट्स को क्या कर देगा? बेच के इनको पैसे वापस दे देगा पब्लिक को। क्लियर? तो इसको बोलते क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। मॉर्गेज समझते हैं ना, कोलेटरल मॉर्गेज। अरे जब सोनार के पास जाते तो सोना पहले देते हैं ना, बाद में पैसा देता ना वो अपन को। वैसे ही यहाँ पे जब सिक्योर डिबेंचर इशू होने का मतलब ही क्या है कि वो पैसा कभी डूबेगा क्या? अगर कंपनी डिफॉल्ट कर भी रही तो भैया कंपनी की एसेट क्या काय पे लगी हुई है? चार्ज पे। तो ट्रस्टी क्या करेगा? एसेट को बेच देगा ट्रस्टी। और कंपनी ने तो दी नहीं, कंपनी का एसेट जो था ना गिरवी रखा हुआ, तो ट्रस्टी इसको बेच देगा और पब्लिक को उसके पैसे दे देगा। समझ में आई? इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट। तो कितने दिनों में क्रिएट करना पड़ेगा? कंपनी हैज़ टू क्रिएट द चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और इट सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। यानी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी एसेट चार्ज पे रख सकती है
अपनी होल्डिंग कंपनी का भी एसेट चार्ज पे रख सकती है। और ये बोल रहा है कि जो भी एसेट आप चार्ज पे रख रहे हो भैया, तो उसकी वैल्यू जो है ना पर्याप्त होनी चाहिए कि आप उसको बेच के इतना पैसा आ जाए कि पैसा लौटाया जा। मान के चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 करोड़ का आपने लोन लिया था, मतलब 5 करोड़ का डिवेंचर था और एसेट कितने की बिक्री, ओनली 4 करोड़। ऐसा होना चाहिए क्या? ये एसेट कम से कम 5 से 6 करोड़ की तो बिकना चाहिए ना। दिस एसेट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। कब? जब क्या इशू कर रहे हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर, इसलिए तो उसका नाम क्या है? सिक्योर्ड नाम है ना, नहीं तो क्या होता है उसका नाम? अनसिक्योर्ड। पॉइंट नंबर 3 तो ये वाला कॉमन है, डिवेंचर ट्रस्टी। देखो डिवेंचर ट्रस्टी तो पॉइंट ये वाला कॉमन है, डिवेंचर ट्रस्टी वाला ये सेम लिख देना है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी आप लोग जैसे आप इसमें बताइए, मैंने आपको वो बनाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि अब ऐसे तो बहुत सारे डिटेल है, लेकिन ये लिख देना है कि हर साल क्या करना पड़ेगा? चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद रिक्वायरमेंट एज पर सेबी पढ़ेंगे। देखो जैसे इसने भी दिया था ना, देखो कंपनी एक्ट के हमने 9 पढ़ लिए, कंपनी रूल के कितने पढ़ लिए? सिर्फ 2 ही पढ़े ना, 2 तो इसमें ही थे ना। अब सेबी के पढ़ेंगे कितने? 4। ठीक है, अब सेबी के पढ़ लेते हैं 4। सेबी के प्रोविजंस क्या है? पहला क्या बोल रहे हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी क्या बोल रहा है कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझता है क्या होता है? मान लो 100 डिबेंचर इशू करें, कितने इशू करें? तो कम से कम 75 तो बिक ही जाना चाहिए। कितने बिक जाना चाहिए? अगर 75 से कम बिक रहे तो क्या होगा? पूरा का पूरा पैसा लौटा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कितने बिक जाना चाहिए? मिनिमम 75% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कौन? डिबेंचर्स। सब्सक्रिप्शन मतलब उतने बिक जाना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बोल रहा है? 75% ऑफ द बेस इशू साइज ऑफ 100 करोड़। तो सेबी के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? 75%। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड द एंटायर मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन द 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। अगर मान लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% का डिबेंचर बिका नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 12 दिनों के अंदर अंदर पूरा पैसा क्या कर दिया जाएगा? रिफंड। क्लियर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 75%। और अगर इतना सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो पूरा पैसा रिटर्न। यस। सेकंड पढ़ते हैं अंडर राइटर्स, नहीं रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो क्या करेंगे? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। वो बोलता है जितना आपने इशू किया उसका 100% रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रख सकते हैं नहीं। अंडर राइटिंग, अभी आपको मैंने बताया कि 75% बिक जाना चाहिए ना, और अगर कम बिकेगा तो क्या होगा? पूरा पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी बोलती है ये नौबत आना चाहे को, अपन पहले किसको अपॉइंट करके रख लो? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर का काम क्या रहेगा? मान लो कि 75% नहीं बिका, 60% ही बिका। कितना बिका? तो जितना कितना चाहिए भी, और 15 चाहिए ना, तो 15% कौन खरीद लेगा? अंडर राइटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 75% पूरा बिक गया ना। पब्लिक ने कितना खरीदा? 60। कितना कम पड़ रहा था? मिनिमम इतना होना चाहिए बोलते, सेबी बोलता है इतना होना चाहिए, कम कितना पड़ा? 15। तो ये 15 कौन खरीदेगा? अंडर राइटर। और फिर अंडर राइटर खरीदने के बाद धीरे 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 करके पब्लिक को वो बेचता है। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी 75% की। तो ये बोल रहा है कि कंपनी को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? एक अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अंडर राइटर जो जिसको भी अपॉइंट किया उसका नाम काय में मेंशन करना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर या फिर ऑफर लेटर या फिर प्रॉस्पेक्ट में उसका नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट रेटिंग। क्या है? नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट रेटिंग। मतलब आपकी कंपनी को क्या रेटिंग मिली है? ए मिली है। जैसे कोई यहाँ पे रेटिंग का एग्जाम्पल लिखा है, अगर आपकी कंपनी ने टाइम पे पैसा लौटाई तो क्या मिलेगी? AAA। अगर आपकी कंपनी ने रिस्क ज़्यादा है तो क्या मिलेगी? B। रिस्क ज़्यादा तो क्या मिलेगी? B। वेरी हाई रिस्क तो क्या मिलेगी? C। और अगर डिफॉल्ट की तो क्या रेटिंग मिलेगी? D। ये रेटिंग कौन देता है? रेटिंग देता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कौन देता है? उसका नाम अभी क्रिसिल है, और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, लेकिन यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया? क्रिसिल। क्रिसिल ने रेटिंग दिया है AAA मतलब हाईएस्ट सेफ्टी, A मतलब एडुकेट सेफ्टी, ट्रिपल E मतलब मॉडरेट सेफ्टी, D मतलब डिफॉल्ट। तो आपको कौन सी रेटिंग मिली है आपको वो लिखना पड़ेगा किसमें? अपने ऑफर लेटर में या लेटर ऑफ ऑफर में या फिर प्रॉस्पेक्ट में। देखो क्या लिखा समझ में आ रहा ना कि एज पर द सेबी कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू, राइट इशू और कन्वर्टेबल डिवेंचर मस्ट ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम 1 और मोर। तो लेसन नंबर 4 को हम आगे बढ़ाएंगे और अभी हम सीखेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। देखो इसके पहले हमने जो पढ़े थे वो प्रोविजंस थे, और अभी ये वाला क्या है? प्रोसीजर्स। इसका भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखो दिखा दूँ क्या? ये देखो दिख रहा है, ये ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। देखो प्रोविजंस अलग है और प्रोसीजर अलग है, दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। प्रोविजंस अलग है और प्रोसीजर अलग है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसीजर।
मतलब स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे डिबेंचर क्या होता है, इशू। पहला क्या है, पास द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। देखो कुछ भी होता है कंपनी में, सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होती है, क्या होती है, उसके बाद जाके फिर क्या होती है, जनरल मीटिंग। क्या होती है, ठीक है। तो कुछ भी होगा कंपनी में, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी प्रोसीजर, सबसे पहले क्या होगी, बोर्ड मीटिंग। तो देखते हैं पहला क्या लिखा है, पास द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। अब मेरे को बताओ किस चीज़ का रिजोल्यूशन पास करना है इसमें, इशू ऑफ डिबेंचर का। किस चीज़ का करना है, इशू। तो क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी इसमें, बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपने मन से बताओ ना। हाँ, कि अमाउंट कितना होना चाहिए, टाइप कौन सा होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ना, अप्रूव प्रोस्पेक्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब ये अपन खुद दिमाग लगा के लिख सकते हैं कि अपन बोर्ड मीटिंग ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, इशू ऑफ डिबेंचर के लिए। तो हम उसमें क्या क्या डिसाइड करेंगे उस मीटिंग में, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर करेंगे डिसाइड, यस। प्रोस्पेक्ट कैसा बनाना है, वो अप्रूव कराना कैसा, वो करेंगे डिसाइड, यस। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिर क्या क्या करना है, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट करना पड़ेगा, यस नो, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा फिर, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब बोर्ड ने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन बोर्ड का फैसला कभी भी फाइनल होगा क्या, बोर्ड किसको बताएगा, शेयर होल्डर्स को। क्या किसको बताएगा, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो जो भी चीज़ें आप लोगों ने कहाँ पे डिसाइड की है बोर्ड मीटिंग में, वो सारी बातें किसको बताई जाएगी, शेयर होल्डर्स को बताई जाएगी। इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर बोर्ड अपना बोरोइंग पावर बढ़ा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग लेकर के किसको करना, शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। थर्ड क्या है, क्रेडिट रेटिंग। अभी समझाई थी ना मैंने ये वाला क्रेडिट रेटिंग, कि आपने कैसे किस प्रकार से लोगों को पेमेंट की, उसके हिसाब से क्या मिलती है आपको, रेटिंग। तो जो भी रेटिंग मिली हुई है वो आपको लेना पड़ेगा रेटिंग, और वो रेटिंग कहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट में या फिर लेटर ऑफ ऑफर में या ऑफर लेटर में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब आपने जो भी बना के रखा है, प्रोस्पेक्ट बनाए हैं, ऑफर लेटर है, लेटर ऑफ ऑफर बनाया है, वो कहाँ पे जाके फाइल करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। वो भी कितने दिनों में, 30 विद इन द 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। आपको एक अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आए तो फिर कौन काम पड़ेगा आपके लिए, अंडर राइटर काम पड़ेगा। तो आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ भी क्या बनाना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ये सब होने के बाद में क्या कर दोगे, इशू कर दोगे, प्रॉस्पेक्ट इशू करोगे अगर पब्लिक को कर रहे हो, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर करोगे जब किसको कर रहे हैं, मेंबर्स को कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट कब इशू करते हैं, जब पब्लिक को इशू कर रहे हैं शेयर अपन, और लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर कब करते हैं, जब अपन किसको इशू कर रहे हैं, मेंबर्स को। तो कंपनी इशू प्रॉस्पेक्ट इफ इट इज इन्वाइटिंग टू द पब्लिक, और ऑफर लेटर इफ कंपनी मेक प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड लेटर ऑफ ऑफर फॉर और राइट इशू। फिर ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, एक क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें ये सारे डिबेंचर के पैसे जाके जमा होंगे, ठीक है। उसके बाद में रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, अब वो बैंक अकाउंट में क्या होगी, एप्लीकेशन मनी मिलना चालू जाएगी, रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन मनी। उसके बाद में एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद क्या होगा, फिर से बोर्ड मीटिंग होगी, क्या होगी, कि किसको अलॉट करना है, किसको अलॉट नहीं करना है, बोर्ड अप्रूव करेगा, और चार्ज और एसेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इशू और डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिनों में, डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिनों में, 60 days के अंदर। तो द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन द 60 days। अलॉटमेंट कितने दिन में हो जाना चाहिए, 60 days में, और कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा विद इन द 6 month, विद इन 6 month। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बचेगा फिर अपना, मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जिस जिसको आपने इशू किया है उन सब की क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी किसमें, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में। तो हमने क्या देखा अभी, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। पहली प्रोसीजर में पहला स्टेप क्या था, पास रेजोल्यूशन द बोर्ड मीटिंग। इसमें अमाउंट, टाइप, ड्यूरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन सब डिसाइड करेंगे। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसमें क्या बताएंगे, शेयर होल्डर्स को क्या बताओगे आप लोग, कि अगर बोरोइंग पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग। किससे लेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेंगे, और वो रेटिंग कहाँ में लिखना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्ट में। फिर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपने जो अपना प्रॉस्पेक्ट बना कर रखा है वो कहाँ पे जाके जमा कराना पड़ेगा, यस, वो भी कितने दिनों में, बोर्ड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर में। फिर एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ में, अंडर राइटर्स के साथ में, ओके। उसके बाद में कहीं आप क्या करोगे, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। फिर फाइनली आप अपना प्रॉस्पेक्ट इशू कर दोगे। फिर सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा शेड्यूल्ड बैंक में। फिर उस बैंक में अकाउंट में मनी रिसीव होगी,
मंथली रिसीव होने के बाद में आप फिर से बोर्ड मीटिंग रखोगे, किसको अलॉट करना है किसको नहीं। उसके बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा कितने दिनों में, 6 मंथ में। और फिर लास्ट में एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। तो ये 2 वीडियो में अपना लेसन ख़त्म हो गया है। और हाँ, इसका ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इन 2 में से एक तो आना ही है, ये 100% है, 90% ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आएगा ही, कुछ भी कर लो तुम। प्रोविजन या प्रोसीजर, जहाँ तक तो प्रोविजन ही आएगा। अलॉटमेंट इशू डिबेंचर आना ही है 8 नंबर के लिए, बता रही हूँ मैं, तुम लोग कुछ भी करो उसके लिए। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है, डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, ये भी आएगा। डिबेंचर ट्रस्टी कौन रहता है, कंपनी और ट्रस्टी के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट है ना, और वो डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी क्या साइन करती है, एक एग्रीमेंट, उसमें सब लिखा रहता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। देखो फिर से लिखा है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मैंने बोली ना, ये क्वेश्चन तो कुछ भी कर लो आएगा ही आएगा। तो भैया ये लेसन आपको मैंने पढ़ा दी हूँ, ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन छोटे छोटे से यहाँ पे हैं, आप लोग अच्छे से एक बार कर लो, ठीक है। थैंक यू।